हाय डियर फ्रेंड, फिर आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ स्ट्रक्चर मैकेनिक्स का। और स्ट्रक्चर मैकेनिक्स का पहला टॉपिक जो डायरेक्ट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, उसका पहला टॉपिक का ये एग्जांपल नंबर 4 है, जो काफ़ी आपके लिए आसान बना सकता है। मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको समझा दूंगा कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इस तरीके से मैं लेकर आया हूँ और आप देखिए, अपने आप को बेस्ट बनाइए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है इसमें, अ लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन इज टू बी रेज्ड। ठीक है, लोड कितना दे दिया है, लोड बता दिया है 10 किलो न्यूटन। तो लोड के लिए हम क्या इंडिकेट करते हैं, गिवन डाटा में पहले ही लिखा जाएगा। तो लोड के लिए अगर मैं इंडिकेट कर रहा हूँ तो P इंडिकेट करते हैं, और कितना दिया है 10 किलो न्यूटन, ये रेज कर रहे हैं एट द एंड। ठीक है, किलो न्यूटन है तो पहले ही मैंने बता कर रखा, जब भी किलो न्यूटन हो तो इसको न्यूटन में बना लेंगे। तो 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, एट द एंड ऑफ द स्टील वायर ऑफ 3 मीटर लेंथ। ठीक है, एट द एंड देखो, जब ये लोड बढ़ाया जा रहा है तो एट द एंड स्टील वायर 3 मीटर लेंथ का हो जाता है। लेंथ कितना हो जा रहा है 3 मीटर, तो एल लिख लेंगे। एल कितना हो गया 3 मीटर, तो इसको में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ई देखोगे ना तो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² लिखा, इसलिए हम mm² में में लिख लेंगे, या एरिया होगा तो mm² में लिख लेंगे। तो 1 मीटर में कितना होता है 1000, तो 3 मीटर में 3000 आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, इफ़ द परमिसिबल स्ट्रेस इन द वायर इज नॉट एक्सीड 80 मतलब आपका ये भी दे दिया है, सिग्मा की वैल्यू भी दे दिया है, कितना 80 MPa। देखो अभी मैं इसको थोड़ा सा कैटेगराइज करके बताऊंगा कि एमपीए को मैं न्यूटन पर mm² में कैसे बनाऊंगा। ठीक है, न्यूटन, क्योंकि जो सिग्मा होता है उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर mm² होता है। ठीक है, तो आपने पास्कल सुना होगा, मेगा पास्कल मतलब, मेगा मतलब 10⁶ होता है, ध्यान रखना, मेगा मतलब 10⁶। गीगा, जी लिखा होगा ना, GPa। ठीक है, GPa मतलब गीगा पास्कल, तो जी मतलब होता है 10⁹ होता है, गीगा में 10⁹ जी होता है, और एम का 10⁶ होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझा दूँ कि जो आपका पास्कल होता है ना, 1 पास्कल इक्वल टू होता है, आप ये हाइड्रोलिक्स में भी पढ़ रहे होगे तो आपको इतना समझ में आएगा, 1 न्यूटन पर मीटर² होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो में होता है, तो हम क्या कर लेते हैं, ये जो न्यूटन, वो न्यूटन तो ठीक है, ये में है ना, मीटर में है ना, मतलब मीटर इंटू मीटर है, तो हम इसको में बनाएंगे। में बनाओगे ये 1 न्यूटन तो ठीक है, एक मीटर में कितना होता है 1000, 1000 इंटू 1000 ठीक है, तो कितना हो गया 1 ये 10⁶ mm² हो गया, ऊपर न्यूटन है नीचे mm²। अब वही चीज़ ये पास्कल का है, ठीक है, ये 1 पास्कल का है, लेकिन वही चीज़ अगर 1 MPa अगर कर दिया जाए, MPa, तो m का क्या होता है 10⁶ न्यूटन हो गया यहाँ पे, और ये 10⁶ इधर mm² है, तो ये कैंसिल हो जाता है, तो कितना आ गया 1 न्यूटन पर mm² आ जाता है। ठीक है, तो 1 MPa इक्वल टू क्या होता है 1 न्यूटन पर mm²। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में देखोगे, इस क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हो, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है 80 MPa, 80 MPa दिया है, तो 80 MPa क्या हो जाएगा, ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी समझाने के लिए किया था। यहाँ पर देखिए 80 MPa क्या हो जाएगा 80 न्यूटन पर mm² हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 MPa इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm² होता है, तो 80 MPa 18 न्यूटन पर mm² हो जाएगा। आगे क्या दिखा है, फाइंड मिनिमम डायमीटर एंड एक्सटेंशन ऑफ द वायर। डायमीटर पूछा है कि जो वायर है ना उसका डायमीटर पूछा है, और उसका एक्सटेंशन ऑफ द वायर मतलब कितना बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर लोड एक्सटेंशन मतलब घट गया या बढ़ गया, दोनों में से कुछ भी, जो भी हम कैलकुलेट करेंगे। एक्सटेंशन मतलब एक तरह से बोला जाए ना, घट जाना होता है। ठीक है, घट जाना ही होगा। ठीक है, एक्सटेंशन मतलब आई थिंक एक्सटेंशन का मतलब ही होता है, चलो याद रखो, चेंज इन लेंथ होता है, सिंपल सा याद रखने का कि एक्सटेंशन मतलब बढ़ जाना या घट जाना। ठीक है, एक्सटेंशन मतलब कितना बढ़ जाएगा या कितना घट जाएगा, सिंपल से ये मीनिंग याद रखो। ठीक है, तो कहने का मतलब, और क्या दिया है ई दिया है, देखो ई मतलब यंग्स मॉडुलस होता है, और उसकी वैल्यू कितना दिया है 2.0 मतलब 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm² ये दिया हुआ है। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है।
अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ फाइंड क्या करना है, पहला नंबर तो इसका जो डायमीटर है वो कैलकुलेट करना है, दूसरा आपको चाहिए डेल एल चाहिए, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। अब ये डायमीटर का रिलेशन तो हमको पता नहीं है भाई, डायमीटर वाला रिलेशन तो हमें पता नहीं है, लेकिन डायमीटर एरिया से हमको पता चल जाता है। अगर एरिया हमें मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अगर मेरे पास एरिया मिल जाए तो एरिया का फार्मूला होता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर, मुझे पाई भी पता होता है, डी उसकी वैल्यू से कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है। तो ये टेक्निक यूज करोगे तो आपको आ जाएगा। अब एरिया कहाँ से मिलेगा, एरिया किस किस फॉर्मूले में यूज करते हो, इस फॉर्मूले में यूज करते थे सिग्मा इक्वल टू पी अपन ए। देखो इसमें सिग्मा भी दिया है, पी भी दिया है, ठीक है, ए नहीं दिया है तो ए यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ए तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा पी अपन सिग्मा, क्योंकि ये ए इधर चला जाएगा, सिग्मा इसके नीचे आ जाएगा। अब पी की वैल्यू कितना दिया है, पी की वैल्यू जो दिया है वो लिख लेते हैं, कितना दिया था 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन दिया था, और सिग्मा की वैल्यू कितना दिया था 80 दिया था, 80 पुट कर दिया तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर कितनी आई 125 mm² आ गया, mm² आ गया कि नहीं। ये देखो ये न्यूटन में था और ये न्यूटन पर mm² में था, तो ये जो डिवाइड में है ये ऊपर चला जाएगा, न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी ए की वैल्यू mm² में आ गई। अभी ए की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ये वायर जो होता है, वायर कैसे होता है, देखो वायर होगा तो ऐसे ही होगा ना, ये सब कैसे होते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। तो देखो इसका डायमीटर ये जो डी होता है ना, ये वाला जो उसका होगा वो डी बताएगा। तो ये कैसा है, ये जो आप देखोगे सेक्शन तो ये कैसा है सर्कुलर है, इसका सेक्शन सर्कुलर है, तो सर्कुलर का क्या होता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर बोल रहा है तो ऐसे ही पता चल जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर, वायर बोले तो भी समझ जाने का, ठीक है। अब ए की वैल्यू आपकी आ गई 125, पाई की वैल्यू आपको कैल्सी में भी होगा, तो यहाँ पर देखो पाई को मैं इधर डिवाइड कर दूंगा और ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। ये देखो इक्वल के इधर डी स्क्वायर बच जाएगा, देखो डी स्क्वायर के साथ पाई मल्टीप्लिकेशन है तो डिवाइड कर दिया, यहाँ पर देखोगे तो डिवाइड कर दिया है, और 4 डिवाइड में था तो इक्वल के इस साइड आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 125 इंटू 4 करो डिवाइड बाई पाई करो। अब पाई अगर कैल्सी में देखना है ना तो शिफ्ट और EXP दबाना, देखो आपके कैल्सी में लिया होगा कि EXP, तो शिफ्ट और EXP दबाओगे तो पाई आ जाता है, ठीक है। तो पाई से डिवाइड कर दोगे जब तो डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, और फिर बाद में डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी तो उसको रूट में कर दोगे, ये जो पूरी वैल्यू है 125 इंटू 4 डिवाइड बाई पाई, तो ये डी बता देगा, ये क्या बताएगा डी आपको बता देगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है 12.61, ये डी आ जा रही है, वो किस में होगा mm में होगा। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाती है, इस तरीके से कैलकुलेट होकर डी की वैल्यू यहाँ पर आ गई, डी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, ठीक है। अब डी की वैल्यू तो कैलकुलेट हो गई, अब चाहिए क्या एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब डेल एल, और डेल एल का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है, डेल एल का क्या फॉर्मूला है, डेल एल का फॉर्मूला देखो जितने फॉर्मूले हैं मैं सब बता देता हूँ। एक तो आपका ये भी फॉर्मूला है एप्सिलॉन, डेल एल का जो फॉर्मूला है वो एप्सिलॉन इंटू एल भी है, ठीक है, ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। और क्योंकि देखो यहाँ पर एप्सिलॉन नहीं दिया है तो ये निकालने पड़ेंगे, तो और कौन सा फॉर्मूला होता है ये भी बता देता हूँ। डेल एल का फॉर्मूला ये भी होता है PL/AE, ठीक है, जिसमें P तुम्हारा लोड है, L तुम्हारा दिया है, एरिया तुमने निकाल लिया है, E भी दिया है, तो ये वाला आपका अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो ये वाला मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। डेल एल इक्वल टू PL/AE, सारी वैल्यू पुट कर दो। P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू आपका 10 इंटू 10⁻³ है, इंटू L की वैल्यू 3000 डिवाइड बाई A कितना आया था 125 आया था, और E कितना था 2 इंटू 10⁻5। इसको कैल्सी में कैलकुलेट करो। सबसे पहले क्या करो ना, ये सब देखो, ये 10 इंटू 10⁻³ रखने में अगर दिक्कत हो रहा है तो सीधा ये देखो 1 के आगे 4 जीरो लगा दो, देखो 1 जीरो तो इसका हो गया और 3 जीरो इसका, 1 के आगे 4 जीरो लगा दो, ठीक है। 10,000 इंटू 3000 का मल्टीप्लिकेशन करो, इक्वल करो, फिर डिवाइड करके इन सभी को ब्रैकेट में डाल दो, डिवाइड में करने के बाद ये ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन कर लो,
फिर बाद में इक्वल डालोगे ना तो आपकी करेक्ट वैल्यू आएगी। और करेक्ट वैल्यू कितनी आ रही है वो मैं बता देता हूँ, 1.2 mm आ जाएगा डेल एल की वैल्यू। ये आपका कैलकुलेट होके आ गया। तो इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो आपको आसानी से कैलकुलेशन करने आ जाएगा। यहाँ पर मैंने सारे तरीके बता दिए हैं, देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको सारा यहाँ पर टेक्निक बता दिया कि किस तरीके से अगर ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपके सामने ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अगर ऐसे क्वेश्चन दिए हैं तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो गई हैं। ठीक है, तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ वो चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसका ये मैंने पहले गिवन डाटा लिखा था, फिर बाद में जो जो फाइंड आउट करना वो लिखा था, फिर डी कहाँ से फाइंड आउट हो सकता है वो चीज़ें देखिए, फिर बाद में उसके बाद एरिया मिल गया, फिर बाद में ये डेल एल फाइंड आउट करना है तो ये कैसे फाइंड आउट होता है, उसके फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, किस फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट करूँ तो फटाक से मेरा आंसर आ जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट अगर याद रखोगे तो आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।